और हिजबुल्लाह ने इसराइल के जिन शहरों पर सबसे ज्यादा हमले किए हैं वो है किरियत शुमोना, जिस पर 62 रॉकेट दागे गए। इसराइल के मरगालियोत पर हिजबुल्लाह ने 56 रॉकेट हमले किए हैं। इसी तरह शेतुला पर 43 रॉकेट हिजबुल्लाह ने फायर किए हैं। इसराइल के शेबा फार्म्स पर भी 43 रॉकेट हमले किए गए। आरामशाह पर हिजबुल्लाह ने 39 रॉकेट दागे हैं, जबकि मेतुला पर 53 रॉकेट हमले किए गए। ये सभी आंकड़े बीते 28 दिनों के। पलटवार में इसराइल ने लेबनान के उन शहरों पर हमले किए जहां हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं। ऐता अल शाब पर इसराइल ने 190 रॉकेट और शेल हमले किए। लेबनान के रास अल नकोरा पर 154 रॉकेट और बम गिराए हैं। इजरायली वायुसेना ने हौला पर 143 हमले किए हैं। अल्मा अश शाब पर इसराइल ने 134 बार बम गिराए हैं। मरकाबा पर 87 रॉकेट और मिसाइल हमले किए गए, जबकि बीते 28 दिन में युहमू पर 77 बार इसराइल ने हमला किया है। जिस तरह हमले हो रहे हैं और जिस आक्रामक अंदाज में नसरल्लाह ने इजराइल को धमकी दी है, उससे साफ है कि हिजबुल्लाह बड़ी जंग की तैयारी कर चुका है और उसकी ताकत में रोज इजाफा हो रहा है। खबर यह है कि इजराइल से जंग लड़ने के लिए लीबिया और इराक के लड़ाके लेबनान पहुंच रहे हैं। लीबिया से लीबियन पॉपुलर नेशनल मूवमेंट के लड़ाके लेबनान के लिए रवाना हो चुके हैं। इस संगठन के 10,000 लड़ाके लेबनान पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही लीबियन पॉपुलर नेशनल मूवमेंट के भी 10,000 लड़ाके लेबनान पहुंच रहे हैं। ये मुअम्मर अल गद्दाफी समर्थक लड़ाकों का संगठन है। इसके साथ ही अरब सोशलिस्ट बाथ पार्टी इराक रीजन के लड़ाके भी लेबनान के लिए रवाना हो चुके हैं। करीब 8,000 लड़ाके लेबनान पहुंचने वाले हैं। इसी तरह अरब सोशलिस्ट बाथ पार्टी इराक रीजन के लड़ाके सद्दाम हुसैन के समर्थक थे। इन लड़ाकों ने अमेरिका से सीधी जंग लड़ी है और अब अमेरिका से गद्दाफी और सद्दाम का बदला लेने के लिए लेबनान पहुंच रहे हैं। लीबियन पॉपुलर नेशनल मूवमेंट की स्थापना 2012 में मुस्तफा अल जैदी ने की थी। मुस्तफा अल जैदी लीबिया के शासक मुअम्मर अल गद्दाफी की कैबिनेट में था। 2011 में गद्दाफी की हत्या के बाद जैदी को जेल भेज दिया गया। 2012 में लीबियन पॉपुलर नेशनल मूवमेंट को लीबिया चुनाव के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। इसके बाद लीबियन पॉपुलर नेशनल मूवमेंट ने सशस्त्र विद्रोह शुरू कर दिया। मुस्तफा अल जैदी की बेटी की शादी गद्दाफी के बेटे अल सादी गद्दाफी से हुई है। इसी तरह 2006 में सद्दाम हुसैन को फांसी होने के बाद बाथ पार्टी के सद्दाम समर्थकों ने भी अमेरिका के खिलाफ इराक में जंग शुरू कर दी। गाजा पर हमलों के बाद अरब में शिया और सुन्नी मिलिटेंट संगठनों के बीच दरार खत्म हो गई है और अब सभी संगठन मिलकर अमेरिका और उसके सहयोगी इजराइल से गद्दाफी और सद्दाम का बदला लेने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और वॉरजोन में रूसी सेना का एक्शन जारी है। हॉवित्जर से यूक्रेनी सैनिकों पर हमला किया है रूस ने। यूक्रेनी पोस्ट पर रॉकेट से ताबड़तोड़ प्रहार। हॉवित्जर हमले में यूक्रेनी खेमे में हड़कंप। और रूस के खिलाफ नेटो का नया प्लान सामने आया है। साउथ कोरिया यूक्रेन को साथ लाने की कोशिश हो रही है। रूस नॉर्थ कोरिया गठजोड़ के खिलाफ यह रणनीति सामने आई है। यूक्रेन की मदद करेगा साउथ कोरिया। उधर यूरोप और मिडिल ईस्ट में अमेरिका के वर्चस्व को खत्म करने के लिए पुतिन ने न सिर्फ ब्लूप्रिंट बना लिया है, बल्कि उस पर काम भी शुरू कर दिया है। पुतिन के प्लान से पेंटागन में खलबली मच गई है, क्योंकि अगर पुतिन अपने प्लान में कामयाब हो गए तो एक तीर से दो शिकार हो सकते हैं। एक तरफ नेटो में टूट पड़ सकती है, दूसरी तरफ रूस अमेरिका से कोल्ड वॉर का बदला भी ले सकता है।
यूक्रेन को मदद के बाद अब नेटो ने उन देशों में तैनाती बढ़ानी शुरू कर दी है जिनका बॉर्डर रूस से लगता है। इसका सीधा मतलब है कि नेटो कुछ बड़ा करने की तैयारी में है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अचानक से नेटो ने ब्लूप्रिंट क्यों बदल दिया। अभी तक पूरा फोकस यूक्रेन पर था, लेकिन अब फिनलैंड, पोलैंड और बाल्टिक देशों में सेना लगाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। फिनलैंड की संसद ने नेटो के डिफेंस एग्रीमेंट पर सहमति जता दी है, जिसके तहत नेटो फिनलैंड में 15 मिलिट्री बेस बनाने जा रहा है। रूस की तरफ से विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता एंड्रे नेस्तासियन ने धमकी दी है, मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि रूस जवाब देने के लिए तैयार है। नेटो ने फिनलैंड और दूसरे नेटो देशों में मिलिट्री डिप्लॉयमेंट बॉर्डर पर बढ़ा दी है। ये सीधे तौर पर हमारी सुरक्षा को चुनौती है। इस धमकी के बाद रूस ने यार्स मिसाइल का एक वीडियो लॉन्च किया, जिसमें 100 किलोमीटर तक यार्स का डिप्लॉयमेंट दिखाया गया है। आईसीबीएम न्यूक्लियर मिसाइल रूस का ऐसा हथियार है जिससे नेटो और अमेरिका दोनों कांपते हैं। और अब वीडियो के बाद ये बेचैनी और बढ़ गई है। आखिर पुतिन यार्स की ताकत प्रदर्शन से क्या साबित करना चाहते हैं? एक तरफ पुतिन ने अमेरिका को यूक्रेन युद्ध विराम का प्रस्ताव भेजा, दूसरी तरफ नेटो को धमकी देकर जता दिया कि रूस युद्ध के लिए भी तैयार है। एक तरफ नॉर्वेजियन सागर में न्यूक्लियर सबमरीन तैनात कर दी, दूसरी तरफ 11,000 किलोमीटर रेंज वाली यार्स एटमी मिसाइल के जरिए नाटो को धमकी दे डाली। दरअसल पुतिन एक डबल ट्रैप पर काम कर रहे हैं। वो कई शर्तों के साथ यूक्रेन को युद्ध विराम पर मजबूर करना चाहते हैं। इसके लिए अमेरिका और नेटो पर दबाव बनाया जा रहा है ताकि वो हथियारों की सप्लाई रोक दें। दूसरी तरफ पुतिन कई देशों को मिलाकर ऐसा गठबंधन बना रहे हैं जो नेटो का न सिर्फ मुकाबला कर सके बल्कि उससे धूल चटा सके। इसके लिए पिछले 1 महीने से पुतिन काफी एक्टिव है। Ширится круг государств справедливое мироустройство. पहले पुतिन ने नॉर्थ कोरिया का दौरा किया, फिर चीन का दौरा किया। 2 दिन पहले पुतिन एससीओ समिट में शामिल हुए। अब पुतिन तुर्की जाने वाले हैं, जिसके बाद ईरान जाने की भी तैयारी। जबकि इसी बीच हंगरी के पीएम विक्टर ऑर्बन दूसरी बार मॉस्को दौरे पर पहुंच गए। हंगरी एक नेटो सदस्य देश है और तुर्की भी। दोनों देशों से रूस की बढ़ती नजदीकी अमेरिका की चिंता बढ़ा रही है। हालांकि अमेरिका ने अजरबैजान और आर्मीनिया के विदेश मंत्री को वॉशिंगटन आने का बुलावा देकर रूस को काउंटर करने की कोशिश की है। रूस और अमेरिका के बीच शीत युद्ध जैसे हालात बनने लगे हैं। खेमेबाजी शुरू हो गई है। दुनिया के छोटे बड़े देशों को अपने पक्ष में करने की हर कोशिश की जा रही है। यूरोप में नाटो देशों में खलबली मची हुई है, क्योंकि कई देश अभी भी रूस पर लगे प्रतिबंधों का विरोध कर रहे हैं और रूस की युद्ध विराम की शर्तों पर सहमति जता रहे हैं। हंगरी के पीएम के मॉस्को दौरे ने नेटो देशों में पड़ती फूट को जाहिर कर दिया है। विक्टर ऑर्बन पर एस्टोनिया की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। विक्टर ऑर्बन मॉस्को में हो या कहीं भी, वो यूरोपियन यूनियन को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। हालांकि ईयू में उनकी स्थिति को लेकर संदेह जरूर पैदा हो रहा है। अभी तो सिर्फ एस्टोनिया ने बोला है, आगे कई और देश सामने आ सकते हैं। दरअसल ये वही प्लान है जिस पर पुतिन काम कर रहे हैं, यानी नेटो में फूट। उधर फ्रांस को लेकर भी नेटो की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि 7 जुलाई को दूसरे राउंड की वोटिंग है। पहले फेज में राइट विंग भारी पड़ता दिख रहा है। अगर दूसरे राउंड में भी ऐसा हुआ तो इमैनुअल मैक्रो की सत्ता जा सकती है। ऐसे में उनकी पॉलिसी भी बदलेगी, जिसमें यूक्रेन को सैन्य मदद रोकी जा सकती है। नेटो देशों में खलबली की दूसरी वजह यह भी है कि पुतिन लगातार रूस की ताकत में इजाफा कर रहे हैं। हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है।
साथ ही चीन, नॉर्थ कोरिया और ईरान के साथ डिफेंस और स्पेस सेक्टर में कई अहम करार किए हैं। यानी ये तीनों मिलकर अमेरिका को सीधा चैलेंज करने की तैयारी में है। खासतौर से मिडिल ईस्ट में दखल देकर पुतिन वहां का समीकरण बदलने की प्लानिंग में है। इसके लिए ईरान पुतिन का सबसे बड़ा मददगार है। که ما و شما معادلات قدرت رو در دنیا کاملا به هم ریخته و بحث یک جانبه گرایی تموم شده به همین دلیل. उधर अमेरिका ने भी जल्दबाजी में अटैक एमएस की नई सीरीज बनाने का ऐलान कर दिया है, जिससे यूक्रेन को ज्यादा डिप्लॉय कराकर रूस में तबाही मचा सके। जबकि रूस पहले ही इतने हथियार बना चुका है कि वो लंबा युद्ध लड़ सके। कहीं ऐसा ना हो अमेरिका हथियारों की होड़ में उलझा रहे और पुतिन नेटो देशों को तोड़कर अपने खेमे में शामिल कर ले और यूरोप, अरब में अमेरिका का वर्चस्व दांव पर लग जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।